ठीक है। देखो एक बार सुनो जरा, आज हमने कंजम्पशन इक्वेशन पढ़नी है, इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसके बेस क्वेश्चन भी करने हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, उसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे इस बार, और कंजम्पशन इक्वेशन के ऊपर सारे बेस क्वेश्चन है। देखो तो कंजम्पशन इक्वेशन इज द इक्वेशन शोइंग टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। टोटल कंजम्पशन क्या होती है भाई, इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन इक्वेशन बोलते हैं, और इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं बिकॉज इट शो रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में रिलेशन शो करती है, ठीक है। कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन शो करने वाली जो इक्वेशन है उसको कंजम्पशन इक्वेशन बोलते हैं। और इसका देखो क्या पार्ट है, देखो C इज इक्वल टू C बार प्लस BY होता है, C बार और C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, ठीक है। तो C क्या है, टोटल कंजम्पशन हो गई, C बार क्या है, C बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, C बार क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और BY क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन है, क्या है इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन को इनकम पे इंड्यूस होती है ना, ये इनकम ज्यादा बढ़ेगी ना हमारी तो हम कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। जबकि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो कंजम्पशन करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो B MPC होते हैं, Y क्या होते हैं, इनकम होती है, B क्या है MPC है और Y क्या है इनकम है। तो इट डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल पर डिपेंड करती है कि इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी तो कंजम्पशन ज्यादा कर जाएंगे, इसलिए इसको इंड्यूस कंजम्पशन बोलते हैं। तो MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब मार्जिनल वैल्यू टू कंज्यूम क्या होती है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है। डेल्टा C क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा Y क्या है, चेंज इन इनकम। और ऐसे MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है कि कितनी इनकम चेंज होने पर हम सेविंग कितनी करते हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम की रेशियो कहते हैं इसको। अब आपको पता होना चाहिए कि MPC और MPS मिला के क्या होता है, 1 हो जाता है ना। और अगर आपको MPS निकालना है तो 1 में से MPC माइनस कर दो, और अगर MPC निकालना है तो 1 में से MPS माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, ये बात समझ आती है, सुनना ही मतलब सुनना। कंजम्पशन इक्वेशन दी हुई है, तो 100 प्लस 0.75y दिया हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितनी दी है 150 है, और फाइंड इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम निकालना है, फाइंड लेवल ऑफ K निकालना है, लेवल ऑफ K निकालना है। कैसे करेंगे बताना। अब देखो इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम कहाँ आता है, इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम कहाँ आता है बताओ, याद है ना। इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम भी इंपॉर्टेंट है, अलग से इसको भी पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम वहाँ आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो। तो इसका डायग्राम भी देख लेना, एक बार मैंने कल भी बताया था भी, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये एग्रीगेट डिमांड है। तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिलेंगे ना, वहीं पे जो इनकम का लेवल आएगा उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का हमेशा 0 से शुरू होती है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है ना, तो 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी यानी क्या, यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिखाना होता है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिखाते हैं और यहाँ पर इनकम का लेवल दिखाते हैं। तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे वहीं पर यानी कि क्या आता है, इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम आता है। तो यहाँ करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है। अब फॉर्मूला याद कर देना कि एग्रीगेट सप्लाई जो उसकी होती है ना, वो हमेशा Y के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, नेशनल इनकम के बराबर होती है। वो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है, और एग्रीगेट डिमांड हमेशा होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट हो Y इज इक्वल टू, अब यहाँ C की डालो, C की डालो, C कितनी होता है ना, ठीक है। C की वैल्यू कितनी है बताओ, 100 पूरी इक्वेशन। अब C की पूरी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ, C की पूरी इक्वेशन डालो, 100 प्लस 0.7y, और इन्वेस्टमेंट कितनी करी है हमने, 150 करोड़ की करी है। इन्वेस्टमेंट हमने करी है 150 करोड़ की, देखना तो ध्यान से रहा। तो सिर्फ रिंग लाइट दिख रही हो या टेडी रख लो, लाइट जला के बता बन किए। तो इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम जो सदा कहाँ होता है, देखो इक्विवेलेंट लेवल ऑफ इनकम वहाँ होता है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। ये डायग्राम भी बता दिया मैंने, एग्रीगेट सप्लाई का 40-40 लाइन होती है,
और एग्रीगेट डिमांड कभी 0 से शुरू नहीं होती है ना। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, इक्वल लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर करनी है और एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो y इज इक्वल टू सी की डाल दी मैंने, देखो सी की इक्वेशन दी थी ना, पूरी वैल्यू डाल दी। अब देखो कैसे निकालना है, अब 100 और 150 कितना हो गया, 250 हो गया, ये माइनस कर दो तो y वाली रकम y से माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1y में से 0.75 चला गया, कितना बच गया 0.24 y रह गया 250 अपॉन 0.25, कितना आएगा बताओ, 4 पे आ गया 1000 आ जाएगा, y जोड़ो 1000 करोड़, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 करोड़ हमारी इनकम आ गई। तो अब देखो मैंने बताया था k निकालो, अब k क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, k की वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1 एमपीसी कितनी दी हुई है मैंने बताया था इक्वेशन के अंदर, जो ये रकम होती है ना y के साथ जो लगी हुई है, इक्वेशन के अंदर y के साथ जो रकम लगी होती है वो एमपीसी होती है। तो एमपीसी हमें पता है 0.75 है ना, इक्वेशन के साथ जो लगी हुई है रकम ये एमपीसी होता है, एमपीसी 0.75 हो गया, तो ये आ गया 25, पॉइंट हटा देंगे 100 लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 पे आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो k क्या होता है पता लगता है, and how it is related to MPC and MPS। इसका MPS और MPC के साथ क्या रिलेशन होता है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है बताओ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हाउ इट इज रिलेटेड टू MPC एंड MPS। MPS और MPC से कैसे रिलेटेड होता है बताओ, ठीक है। अगर वो वर्ड इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेशियो है, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, रेशियो चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने और इनकम में चेंज होने की रेशियो होती है, वो k कैसे निकालते हैं, इट इज डिनोटेड बाय k, इट इज डिनोटेड बाय k से डिनोट करते हैं इसको। k की वैल्यू क्या हो गई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, अब देखो चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, k बोलते हैं। तो इट इज द multiple of time income rises due to change in investment। इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से कितने गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है उसको बोलते हैं के टाइम, मतलब इतने गुना ज्यादा इनकम बढ़ गई हमारी। क्यों होता है ऐसा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है ना, ऐसा क्यों करता है बताना कि इनकम क्यों बढ़ जाती है, वर्किंग भी आ सकती है, पता है आपको, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बतानी है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बतानी है कि कैसे के कई गुना ज्यादा इनकम क्यों बढ़ जाती है। तो इट हैपेंस बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन बिकम इनकम ऑफ अनदर पर्सन। ये वर्किंग भी है, इसकी वर्किंग यही है ना, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम बन जाता है ना। जैसे एक्सपेंस ऑफ ए बिकम इनकम ऑफ बी, ए का खर्चा बी की इनकम बन जाती है, एंड एक्सपेंस ऑफ बी बिकम इनकम ऑफ सी एंड सो ऑन। ऐसे लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल दे सकते हो।
कि मतलब ए का खर्चा बी की इनकम, बी का खर्चा सी की इनकम, और इस तरह चलता रहता है। इस तरह से कई गुना ज़्यादा इनकम राइज हो जाती है एक बार खर्चा होने पे ना, कई गुना ज़्यादा इनकम राइज होती है। तो के का एमपीसी का क्या रेशो है? एक तो फॉर्मूला के का ही हो गया। अब के का मतलब होता है 1/1 माइनस एमपीसी। के का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। क्या रेशो होता है बताओ? एमपीसी मतलब खर्चा होता है ना, वो कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं। अगर बताओ कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? के की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर हम जैसे क्या करेंगे, एमपीसी की वैल्यू बढ़ा दें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा लोग खर्चा करने लग जाए, ज़्यादा लोग खर्चा करने लग जाए, ज़्यादा लोग खर्चा करने लग जाए तो कई गुना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी हमारी। तो एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रहे ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ एमपीसी के साथ के का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। और एमपीएस के साथ क्या रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर मान लो एमपीएस बढ़ा दें, अगर हम सारे लोग सेविंग करने लग जाए तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, बताओ कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो देश में इनकम का लेवल बढ़ता है, तो कब ऐसा नहीं होता? कब ऐसा नहीं होता? मतलब कब ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगी? ऐसा तब नहीं होगा जब लोग सारे क्या करने लगेंगे? सेविंग करने लगेंगे। अगर सारे लोग सेविंग करने लग जाएं तो देश में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी इनकम का लेवल नहीं बढ़ेगा। जैसे होता है देश में भ्रष्टाचार फैला हो तो क्या होता है कि जब पैसे खर्च करती है सरकार, बिल्डिंगों पे, पुलों पे पैसा खर्च करती है, तो क्या होता है फिर? ऐसा करने से ना सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, इकोनॉमी में पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो जा किसके पास रहा है? अमीरों की जेबों में जा रहा है। और अमीरों के पास पहले ही सब कुछ है, वो मकान भी बना चुके हैं, गाड़ियाँ भी दे चुके हैं, वो क्या करते हैं? कंजम्पशन नहीं करते हैं, बल्कि अपने पैसे को क्या करते हैं? सारा आने की जगह से तिजोरी में भर देते हैं, घरों में दबा लेते हैं। वो पैसा सर्कुलेशन में से हट जाता है। नतीजा क्या निकलता है? देश के अंदर इनकम का लेवल राइज नहीं होता, बल्कि देश के जो लोग होते हैं ना, जो आम जनता होती है, वो और गरीब होने लग जाती है। इनकम का लेवल बढ़ता नहीं है समझ। तो ये मल्टीप्लायर कंसेप्ट की सबसे बड़ी कमी है। क्या कमी है बताओ? क्या है? तो सेविंग फंक्शन क्या होता है? जैसे कंजम्पशन फंक्शन इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन है, ऐसे सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग का रिलेशन है। तो सेविंग में ये ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है, प्लस ये क्या है? एमपीएस है। यहाँ सेविंग आ जाती है, माइनर सेव आ जाता है। और यहाँ वाई क्या है? इनकम का लेवल होता है। क्या होता है? तो कैसे निकालते हैं? सेविंग निकालते हैं कैसे? होता है अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दूँ तो सेविंग फंक्शन आ जाएगा। कैसे देखो, अब मेरे पास मान लो ये दिया हुआ है सेविंग फंक्शन, मैंने बताया कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, मान लो 250 प्लस 0.75 वाई दिया हुआ है। ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है मान लो मेरे पास। तो मेरा सेविंग फंक्शन ऐसे निकलेगा, ऐसे पेपर में आ सकता है। कंजम्पशन फंक्शन ये है, कहता है सेविंग फंक्शन निकालो। तो क्या करोगे? इनकम में से कंजम्पशन क्या कर दो? माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी। तो कैसे करेंगे बताना जरा? वाई माइनस 250 माइनस 0.75 है। अब बताओ माइनस का 250 जो ऑटोनोमस फंक्शन है वो तो ऐसी रहेगी, माइनस की आ जाएगी बस। और ये y में से 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा? ये एमपीएस आ जाएगा। तो ये सेविंग फंक्शन आ जाएगा। तो आपका सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? सेविंग फंक्शन दिया है, ठीक है? सेविंग फंक्शन दिया हुआ है बस। टोटल कितना दिया हुआ है? सेविंग फंक्शन में बस टोटल दिया हुआ है ये वाला। अब मेरे को क्या कह रहा है? अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है मेरे पास, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5000 करोड़। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 5000 करोड़ दी हुई है। और कहते हैं इक्विटी वाला इनकम निकालो, फाइंड तो इक्विटी लेवल ऑफ इनकम निकालनी है और एग्रीगेट डिमांड निकालनी है। इफ तो दो चीजें निकालनी है, इक्विटी लेवल इनकम निकालो और एग्रीगेट डिमांड निकालो। क्वेश्चन ये देखो मेरे आगे सेविंग फंक्शन क्या होता है, निकलता कैसे? सेविंग फंक्शन इनकम में से कंजम्पशन फंक्शन माइनस कर दो, सेविंग फंक्शन आ जाता है। अब मान लो सेविंग फंक्शन ये दिया हुआ है आपके पास
और इन्वेस्टमेंट दी है 5000 करोड़। तो क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, इक्विलिब्रियम इनकम निकालो और क्या निकालो? एग्रीगेट डिमांड निकालो। अगर इनकम का लेवल कितना हो? 5000 करोड़। अब सोचने में आता है कि क्या बताया था मैंने कि कहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम? क्या होता है बताओ? जब इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या हो? बराबर। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या होती है? बराबर होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? मैंने बताया था वाई होती है। अब एग्रीगेट डिमांड में क्या आता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आती है, सी प्लस आई आती है। एक्सपोर्ट में तो क्या करेंगे फिर बताओ? कंजम्पशन तो दिया नहीं है, कंजम्पशन अच्छा एक ये भी तरीका है, एक तरीका और भी तो होता है भाई एकदम लेवल ऑफ इनकम निकालने का। एक तो ये डिमांड सप्लाई वाला है, डिमांड सप्लाई वाला तरीका है। एक सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला तरीका भी तो है कि जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट की क्या होती है? बराबर होती है। एकदम लेवल ऑफ इनकम दो तरीके से हो सकती है, एक ये हो गया और एक क्या हो गया? जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के क्या हो? बराबर हो। सेविंग इन्वेस्टमेंट के क्या हो? बराबर हो। अब बताओ सेविंग फंक्शन दिया मेरे पास 250, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 5000 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दो तरीके निकाल सकते हैं, जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर हो, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दी हो कि कैसे करना है, और अगर जो उसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट दी हुई है, सेविंग फंक्शन दी हो तो ये फंक्शन लगा देंगे। तो सेविंग यानी कि जैसा कितना दिया हुआ है 250, 5000 आ गया। कितना करेंगे बताओ जरा? अब ये जाके तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 5250 आ गया और ये 0.25 डिवाइड कर देगा तो 4 गुना हो जाएगा जरा। 5250 को 21,000 4 से क्या कर दो? कितना आ जाएगा? 21,000। तो एकदम लेवल ऑफ इनकम इतना हो गया। कितना आ गया? ये बस में ये हो गया कि सेविंग फंक्शन लिख दिया एज इट इज। ये 250 माइनस करना जाके प्लस का हो गया। इन्वेस्टमेंट में दी हुई है 5000, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 250 जाके प्लस कर दिया और ये 0.25 डिवाइड कर दिया। पॉइंट हटाएंगे 100 लग जाएगा। 25 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 4 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा? 21,000 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल आया। अब क्या पूछा उसने? अब उसने पूछा कि बताओ टोटल एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बताओ? एग्रीगेट डिमांड निकालने बोल रहा है। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पता होती है? अब इन्वेस्टमेंट तो पता है आपको, निकालने क्या है? कंजम्पशन निकालने। तो कंजम्पशन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पर। तो आपके पास कंजम्पशन इक्वेशन कैसे निकालोगे? इनकम में से सेविंग माइनस कर दो, कंजम्पशन आ जाएगी। करो जरा। इनकम का लेवल तो पता लग ही गया, इनकम का लेवल पता लग गया आपको। तो इनकम का पहले सेविंग निकाल लो। सेविंग आपको पता है कितनी है? कितनी है सेविंग बताना? 250। अब इनकम का लेवल कितना है? 21,000 है। वैसे पूरी सेविंग निकालो पहले। है सेविंग है कितनी? कितनी होगी बताना सेविंग? 21,000 का 25 हो गया 5250। तो सेविंग तो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होगी, ठीक है। कंजम्पशन कितनी हो जाएगी बताओ? इनकम में से सेविंग माइनस कर दो। इनकम आपके पास 21,000 है, सेविंग आपके पास 5,000 है। इसका मतलब 16,000 रुपये कंजम्पशन हो गई भाई। सेविंग के अंदर वाई की वैल्यू डाल दी 21,000 रुपये। कितना हो गया? 5250 यानी कि क्या आ गई आपकी टोटल? यानी कि 5,000 सेविंग आ गई। जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी सेविंग होती है। ये बता गया हमें। अब इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? कंजम्पशन आ जाएगी। और आपके पास पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड हमारी 21,000 आ जाएगी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट क्या होती है? बराबर ही होती है। इसलिए हम लेवल ऑफ इनकम की बात हो रही है ना। तो ये पूछा देखो उसने, क्वेश्चन इसने पुट कर दिया था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है वो एपीएस होता है। एपीएस रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम होता है, ठीक है। टोटल सेविंग और टोटल इनकम की रेशियो को एपीएस बोलते हैं।
और एपीसी होता है रेशियो टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के रेशियो को एपीसी बोलते हैं। और एपीएस और एपीसी कंजम्पशन और सेविंग मिला के हमेशा 1 आता है यार। और एपीसी निकालना है तो एपीएस माइनस कर दो, एपीएस निकालना है तो 1 में से एपीसी माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला है। देखो एमपीसी में लिखवाया है अभी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम को बोलते हैं एमपीएस बोलते हैं। चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम की रेशियो को एमपीसी बोलते हैं। तो ये कोई भी अलग से पूछ सकता है आपको। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांस है 4 नंबर का। ठीक है, ये आपके पास इनकम दी हुई है, सेविंग्स दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप कंजम्पशन निकालो, आप सी निकालो। तो कैसे निकालेंगे? इनकम में से सेविंग माइनस कर दो। इनकम में से जितना पैसा आपने कमाया है ना वो माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? कंजम्पशन नहीं आ जाएगा। जितना पैसा आपने बचाया है, सॉरी, इनकम में से जितना पैसा हमने बचा लिया तो बाकी क्या हो गया? कंजम्पशन आ गई। तो 0 में से 50 चला गया ऐसे, तो माइनस 50 नहीं आ गया। ध्यान में ना माइनस का साइन देना, गड़बड़ ना कर देना। 0 में से माइनस कर रहा हूँ -50, माइनस प्लस हो गया, 50 का आ जाएगा प्लस का। ऐसे ही 50 में से माइनस कर रहा हूँ -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा 60 आ जाएगा। ऐसे 100 में 0 जाएगा, 100 ही आएगा। 150 में 30 जाएगा, 120 जाएगा, 260 जाएगा, 140 जाएगा। ये बताओ ठीक है? यहाँ तक कंजम्पशन निकलेगी। अब कंजम्पशन और इनकम की रेशियो को क्या बोलते हैं? एपीसी बोलते हैं ना, बताया था। एपीसी क्या होता है? कंजम्पशन और इनकम की रेशियो होती है। तो कंजम्पशन ये रही, इनकम ये रही। इनकम वाई होती है, सेविंग एस होती है ना। तो सी और कंजम्पशन की रेशियो निकालो। 60 कंजम्पशन है, इनकम 50 है। 100 कंजम्पशन है, इनकम कितनी है? 100। और 120 कंजम्पशन है, इनकम कितनी है? 150। कितना आ गया? 0.8 आ रहा है। और 140/200 कितना आ गया? वैसे होता है, ये रेशियो को कहते हैं एपीसी। ऐसे अलग से निकालने को आ सकता है आपको। और एमपीसी क्या होता है आपको? एमपीसी होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज निकालना है यार ना, चेंज कितना हो रहा है। अब पहले वाले का तो चेंज निकाल नहीं सकते ना, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, इसलिए ऐसे छोड़ दो इसको। पहले वाले को हम चेंज निकाल के लिखना ना, कंजम्पशन कितनी चेंज हुई, पहले कितनी थी पता नहीं, इनकम पहले कितनी थी पता नहीं, वैसे 0 है, तो इसको छोड़ दो पहले वाले को। अब देखो कितना चेंज हुआ है। कंजम्पशन चेंज हो गई है 50 से 60, 10 चेंज हो गई है। और इनकम कितनी चेंज हो गई? 0 से 50, 50 चेंज हो गई। कितना हो गया? है ना। कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 40। ऊपर लिख दो। इनकम में कितना चेंज आया? 50। कितना चेंज आ गया बताओ? 40 और 50 कितना हो गया? 0.80 आ गया। ऐसे ही कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 20। 100 से 120 हो गई है। और इनकम में कितना चेंज आया? 100 से 150, 50 कितना हो गया? 40 आ गया। अब कितना चेंज आ रहा है कंजम्पशन में? 20। और इनकम में कितना चेंज आया? 50 से 12। तो ये आ गई एमपीसी। अब बताओ, मैंने बताया था कि एमपीसी एमपीएस निकालना हो तो 1 में से एमपीसी माइनस करो। अगर आपको एमपीएस निकालना है तो क्या करोगे? 1 में माइनस कर दो। कोई एक चीज निकलेगी, दूसरी तो अपने निकल जाएगी 1 में माइनस कर करके। क्योंकि एमपीसी और एमपीएस को जमा करके क्या आता है? 1 नहीं आता। एपीसी और एपीएस को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। ऐसे एमपीसी और एमपीएस को भी मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 1 आता है। तो आप एमपीसी तो निकाल ही चुके हो, तो पहला छोड़ दो। अब 1 में से माइनस करोगे कितना आएगा? 0.80। यहाँ माइनस करेंगे तो 0.20, 40 माइनस करेंगे 0.60, 40 माइनस करेंगे 0.60। तो ये आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा जो आपके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के चांस है ही वाले। ये वाला क्वेश्चन है, काफी टाइम से नहीं आया। एमपीसी और एमपीएस की रेशियो 4:1 दी हुई है। ये जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एमपीएस आ गया। अब एमपीसी और एमपीएस को जमा करके कितना आता है? 1 आता है। अब 4 एमपीएस हो गया ना, एमपीसी कितना दिया है? 4 एमपीएस, दोनों को जमा करो 5 एमपीएस आ जाएगा। तो एमपीएस कितना आ गया?
अब के की वैल्यू क्या निकलती है 1/एम्पियर होती है। तीन फॉर्म देते हैं तो कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं हम, जो आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तीन फॉर्म में है देखो, डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तीन फॉर्म देते हैं 1 2 3। तो मेरे को एमपीएस पता लग गया 20, तो मैं एमपीएस लगा दूंगा। कोई तीन फॉर्मूले दिए हैं, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन दी होगी हमेशा, तो एमपीएस पता लग गया मेरे पास। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे करना है देखो, है ना। तो अगर थोड़ा अलग से क्वेश्चन दिया था ना, अलग से क्वेश्चन दिक्कत करते हैं। डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो कि एमपीसी और एमपीएस 4:1 है, तो 80% ये हो गया, 20% ये हो गया, तो दे निकाल। अगर नहीं समझ आया तो ऐसे पूरा करके देख सकते हैं, ठीक है। इधर इधर लिख दिया ना तुमने, यस सर, देख लो 55 देखो क्वेश्चन। जो इन इकोनॉमी पीपल जनरली स्पेंड 60% ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन। इधर लोग ना 60% अपनी इनकम का स्पेंड कर देते हैं, तो इसका मतलब एमपीसी पता लग गई हमें, क्या मतलब इसका मतलब लोग ज्यादातर अपनी इनकम का 60% खर्च करते हैं। 60%, तो 60% का मतलब क्या हो गया, 60% ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख, तो एमपीसी पता लग गया हमें 60%। तो के की निकालो, के के मैंने बताया था तीन फॉर्मूले होते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। क्या फॉर्मूला होता है ना, एक होता है 1 माइनस एमपीसी, के की वैल्यू होती है 1 अपॉन एमपीएस, और एक के की वैल्यू क्या होती है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो दोनों में से, तीनों में से कौन सा लग रहा है, ये पता लग रहा है ना हमें, ये वाला लगा दो। एमपीसी 60 हो गया, तो के आ जाएगा कितना 100 लगा दो, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आती है तो के की वैल्यू होती है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले में चॉइस करो कि दिया क्या हुआ। एमपीसी दिया तो एमपीसी वाला फॉर्मूला लगा दिया, एमपीसी की वैल्यू लगा दी, माइनस करेंगे 1 में 60 माइनस करेंगे 40 आ गया, पॉइंट हटा देंगे 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 40 क्या आ गया 2.5। तो के की वैल्यू आ गई, वो ऐसे के की वैल्यू क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हमने राइज कर दी 300 से 500 करोड़ कर दी है, और इनकम इसकी वजह से क्या हो गई है 3000 से कितनी हो गई है, 1000 से 3000। हाँ 1000 से 3000 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ गई है, सॉरी इनकम बढ़ गई है 1000 से 3000 हो गई सीधा। तो कहता है बताओ, एक तो एमपीसी के निकालो, डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा सी तीनों चीज निकालनी है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि एमपीसी कैसे निकलेगा, बताओ। पहले के निकालना पड़ेगा हमें, के निकालना पहले। तो के का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब हमें देखो तीन फॉर्मूले होते हैं के, एक ये वाला फॉर्मूला होता है, ये नहीं लग रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं। एक फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन एमपीएस, एमपीएस भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं लग रहा। अब ये वाला फॉर्मूला लग रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट में चेंज पता है, इनकम में चेंज पता है, तो ये क्या लग रहा है। तो वैसे तीन फॉर्मूले, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करो आप। अब इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हो रहा है, 300 से 500 हो रही है, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, और 2000 करोड़। इनकम बताना 1000 से 3000 हो रही है, तो इनकम में चेंज कितना आ गया 2000 का। तो ज्वाइन करके 10 टाइम के की वजह होगी, तो इनकम बढ़ रही है हमारी 10 गुना, ठीक है। अब के का फॉर्मूला लगा के एमपीसी निकालनी होती है, कोई मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं। अब एमपीसी वाला ये है ना हमारा, अब के हमें पता लग चुका है। अब यहाँ से एमपीसी निकालनी, कैसे निकालेंगे, ये पूरी रकम ले जाओ उधर, और ये निकल जाओ, ये दे जाओ 1 माइनस एमपीसी इधर ले गया, और 10 डिवाइड हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया ना, ये 0.10 आ गया, 10 से डिवाइड करते हैं, तो एमपीसी चला गया उधर, एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई 0.90। 1 में से 0.10 चला गया, 10 पैसे चले गए, 1 रुपये में से, तो 90 पैसे बच गए।
एक में से 10 पे जाएंगे, 90 में जाएंगे, तो एमपीसी पता लग गई हमें। अब हमें एक चेंज इन कंजम्पशन निकालनी है। अब एमपीसी का मतलब क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब एमपीसी हमें पता भी है 90% एमपीसी का लेवल है। अब कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ पता नहीं, इनकम में तो चेंज पता है ना, अभी 2000 करोड़ हो गए। तो इसका मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उसका 90% कंजम्पशन चेंज होगी। 1800 करोड़ रुपए की कंजम्पशन चेंज होगी, और 1800 करोड़ रुपए सीआर ये लिख देना याद, ठीक है। तो इस तरह से चेंज इन कंजम्पशन लेवल आ गया। अब बताओ हमें सेविंग निकालनी है, तो पहले एमपीसी से एमपीएस निकालो। एमपीएस क्या होता है? 1 में से एमपीसी माइनस कर दो। एमपीसी कितना है? 0.10 आ गया। 1 में से एमपीसी माइनस कर दो, 0.10 आ गया। अब यानी कि देखो एमपीएस का होना क्या होता है? एमपीएस का होना होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा एस हमें निकालना है, डेल्टा वाई हमें दिया हुआ है 2000 करोड़, और एमपीएस की वैल्यू पता है। सेविंग कितनी हो गई? इसका मतलब सेविंग, चेंज इन सेविंग कितनी हो जाएगी? 200 करोड़। मतलब जितना चेंज इन सेविंग होता है ना, चेंज इन सेविंग हमेशा चेंज इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है ना, ये पता है ना आपको। जितना इन्वेस्टमेंट चेंज करिए उतनी ही सेविंग चेंज हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो वही 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अभी क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेशियो वाला इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ही दिया हुआ है, पूछा ही नहीं हुआ, के पूछा ही नहीं हुआ। देखो एमपीसी निकालो, डेल्टा सी निकालो, डेल्टा सी निकालो, के पूछा ही नहीं हुआ, लेकिन आपको के पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सारी चीजें निकलेंगी, है समझ। तो इम्पोर्टेंट क्या, फाइंड द ऑल काइंड ऑफ बजट डेफिसिट निकालना है। सारी चीजें दी हुई हैं। कैपिटल रिसीट, नेट ऑफ बोरोइंग, कैपिटल रिसीट दी हुई है 68, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है 160, इंटरेस्ट पेमेंट दी हुई है 20, बोरोइंग दी हुई है 32, टैक्स रेवेन्यू 50, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10। तो सबसे पहले निकालो रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 160 दिए हुए सीधा। अब रेवेन्यू रिसीट में दो तरह की रिसीट होती है। देखो रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो तरह की रिसीट होती है, एक टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। 50 में 10, तो 60 में माइनस कर दो, 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। ये बात में आती है, फॉर्मूला याद करना है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट माइनस कर दी। अब फिस्कल डेफिसिट होता है, फॉर्मूला देखो लिख रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस करना है टोटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट भी है, टोटल रिसीट, नेट बोरोइंग, नेट ऑफ बोरोइंग मतलब बोरोइंग हटाकर, हाँ नेट ऑफ बोरोइंग का मतलब बोरोइंग हटाकर। अब लेकिन यहाँ पर देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नहीं मिसिंग है। देखो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर? अभी आपको याद होना चाहिए कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, बोरोइंग के बराबर ही होता है। जैसे इसमें बोरोइंग दी हुई है ना, तो यही फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा आपका, याद रखना ये बात भाई। अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है और बोरोइंग दी हुई है तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर होता है। और थर्ड क्या आएगा इसमें? देखो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना बताना है आपको। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है ना हमने, वो माइनस कर दो। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है आपका? फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है आपके पास 32, और इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी दी हुई है आपने? 20। तो प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है 12 करोड़ का, ठीक है। तो ये है कि जो सदा 3 फॉर्मूले हैं, इसमें भी क्वेश्चन आने के चांस हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए। वो
ये इस वीडियो में ना सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल कवर हो रहे हैं प्रॉपर आपके, ठीक है। सेविंग वाला भी हो गया,